एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ। चंद्रगुप्त मौर्य की क्या उपलब्धियाँ थी, उन्होंने किन किन राज्यों पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम उनकी विजय और उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो कार्य किया था वो किया था नंदों का विनाश। जो नंद वंश था उसका विनाश करके, उसको ख़त्म करके मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो हम जान लेते हैं कैसे उन्होंने नंदों का विनाश किया। ये एक काफ़ी क्रूर वंश था, काफ़ी अत्याचारी वंश था जो जनता पर काफ़ी अत्याचार करता था। सबसे पहले इन्होंने सिंध और पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने मगध साम्राज्य की ओर ये अग्रसर होते हैं। सबसे पहले इन्होंने सिंध और पंजाब पर अपनी स्थिति मजबूत की और बाद में मगध की ओर चले चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। इस समय क्या था कि जो मगध था उस पर नंद वंश के शासक धनानंद जो सबसे आखिरी के शासक हुए हैं नंद वंश के, उनका शासन था। वो शासन कर रहे थे मगध के ऊपर। लेकिन इन दोनों के आगे धनानंद की जो सेना थी, उनके काफ़ी सैनिक संसाधन उनके पास थे, बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन फिर भी वो इन दोनों के सामने असफल रहे। और यही सबसे बड़ी धनानंद की दुर्बलता थी। उसने एक बार चाणक्य को भी अपमानित किया था। जो धनानंद थे उन्होंने एक बार चाणक्य को अपमानित किया था, जिससे जो चाणक्य हैं वो उनसे क्रोधित होकर नंदों का नष्ट करने की प्रतिज्ञा ले लेते हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी जब उन्होंने उनकी इंसल्ट की धनानंद ने, तो उन्होंने तभी प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक वो नंदों का विनाश नहीं करेंगे तब तक वो चैन नहीं लेंगे। इसी पर प्लूटार्क एक इतिहासकार हैं, उनके विवरण से हमें पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना से और उद्देश्य से जो चंद्रगुप्त है वो पंजाब में सिकंदर से मिले थे। नंदों के विरुद्ध कुछ सोच विचार, कुछ योजना बनाने के लिए चंद्रगुप्त जो है पंजाब में सिकंदर से मिले, ऐसा प्लूटार्क कहते हैं। लेकिन जो इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी हैं वो इस कार्य की तुलना मध्ययुगीन भारत के राजपूत शासक जो हुए हैं राणा संग्राम, उनसे करते हैं सिकंदर की। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने उद्देश्य में असफल रहते हैं तो सिकंदर की मृत्यु के बाद किस प्रकार उसने यूनानी अधिकारियों की हत्या की और पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया। अब उसके पास एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो चुकी थी जिसका उपयोग उसने नंदों के विरुद्ध किया था। सिकंदर की मृत्यु के बाद में उन्होंने क्या किया था कि पंजाब और सिंध पर अपना अधिकार कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उनके पास एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठी हो चुकी थी जिसका उपयोग उस सेना का उपयोग उन्होंने नंदों का विनाश करने में किया। और नंदों का विनाश करने में चाणक्य ने उनकी हेल्प की थी। कौटिल्य जिनका नाम है, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन नामों से इनको जाना जाता है, तो इन्होंने इनकी हेल्प की। सेकंड जो कार्य किया है, सेकंड जो है वो है सेल्यूकस निकेटर से युद्ध। अपनी विजय, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय में सेकंड जो है सेल्यूकस के विरुद्ध युद्ध इन्होंने किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद में उनके जो पूर्वी प्रदेश थे उनका उत्तराधिकारी होता है सेल्यूकस। जब सिकंदर मर जाते हैं उनका उत्तराधिकारी बनता है सेल्यूकस निकेटर। और ये किसके पुत्र थे? एंटियोकस के। जो एंटियोकस है उनके पुत्र थे। इन्होंने बेबीलोन और बैक्ट्रिया को जीतकर बहुत सारी शक्ति को इकट्ठा कर लिया था और अब वह अपने को सम्राट द्वारा जीते गए भारत के प्रदेशों को दोबारा से अधिकार में लेने के लिए उत्सुक थे कि जो सिकंदर ने जीते थे प्रदेश वो उन पर दोबारा से अधिकार करना चाहते थे। सेल्यूकस निकेटर भी भारत में जीते गए प्रदेशों पर पुनः अधिकार करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया था कि 305 BC में
के लगभग, उसके आसपास की बात है, उन्होंने भारत पर दोबारा से चढ़ाई करनी शुरू कर दी और वो सिंध तक आ पहुंचे, सिंध तक आ चुके थे वो। इस समय भारत का सिकंदर कालीन भारत से पूर्णतः भिन्न था। जो इस समय का भारत था वो बिल्कुल अलग था। जैसा भारत सिकंदर के समय में था, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस टाइम के भारत में और अब के भारत में, जब सेल्यूकस निकेटर सिंध तक आ पहुंचे हैं, काफी अलग हो चुका था। सेल्यूकस को विभिन्न छोटे छोटे प्रदेशों के जो सरदार थे, उनके स्थान पर एक संगठित भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध करना पड़ा। अभी क्या था, एक केंद्रीय शक्ति स्थापित हो चुकी थी भारत में, और उससे पहले जब सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस टाइम पर भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। लेकिन अब क्या है, भारत एक इकट्ठा संगठित भारत बन चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्हें एक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से सेल्यूकस को युद्ध करना पड़ा। यूनानी लेखक केवल इस युद्ध के प्रमाण का उल्लेख करते हैं। यूनानी लेखक ही सिर्फ इस युद्ध का वर्णन हमें बताते हैं। कहते हैं कि जो सिंधु नदी थी उसको पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया था। लेकिन उसी टाइम पर दोनों में संधि हो जाती है, एक समझौता हो जाता है। लेकिन सिकंदर ने इसे जीतकर वहां अपना प्रांत स्थापित किया। सेल्यूकस ने इसे सेंडोकोटस को वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप दे दिया और बदले में 500 हाथी प्राप्त किए। जब एक संधि हो जाती है सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, तो उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और 500 हाथी उनको प्राप्त किए। कुछ विवरणों से हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जैसे कि सेल्यूकस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में एक संधि होती है। कुछ विवरण ये कहते हैं कि सेल्यूकस हार जाते हैं। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कंधार, जिसको आर्कोसिया बोलते हैं, सेकंड जो प्रांत था वो था पेरोपनिसडाई, जिसको काबुल बोलते हैं, एरिया, हेरात एवं जेड्रोसिया की जो क्षेत्र थे उनके कुछ भाग दे दिए थे। और चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 भारतीय हाथी उपहार में दिए थे। दोनों नरेशों के बीच में एक वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। इसमें कुछ विद्वान ये कहते हैं कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। लेकिन कुछ प्रमाणों में हमें इस प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती। कुछ प्रमाण हमें कहते हैं कि इन्होंने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी, लेकिन कुछ प्रमाण कहते हैं कि नहीं की थी। ऐसे ही इन्होंने सेल्यूकस निकेटर से युद्ध कर यहाँ पर भी विजय हासिल की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या किया था, पश्चिम भारत की विजय की थी। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से हमें इस बात की सूचना मिलती है, जो अभिलेख है ये है 150 BC का, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र तक का प्रदेश जीतकर अपने शासन के अंतर्गत ले लिया था। और इस अभिलेख से हमें ये भी ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में पुष्यगुप्त वैश्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे, उन्होंने वहां पर एक झील का निर्माण कराया था। उस झील का नाम था सुदर्शन झील। उस झील का ये निर्माण कराते हैं। चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक, चंद्रगुप्त के पौत्र होते हैं अशोक, का भी अभिलेख हमें वहां से प्राप्त हुआ है। अशोक अपने अभिलेखों में इस प्रदेश को जीतने का दावा नहीं करते। अशोक के अभिलेखों में हमें इस प्रदेश को जीतने का कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है कि सौराष्ट्र के दक्षिण में सोपोरा तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य ने ही विजिट किया था, उसने ही उस पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत पर विजय कैसे प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत के विजय के संबंध में अशोक के अभिलेख और जैन ग्रंथ और तमिल ग्रंथ से हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में जो कर्नाटक है और उसके आंध्र प्रदेश के कई स्थानों से अशोक के अभिलेख हमें मिलते हैं, जैसे कि सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, कर्नाटक राज्य के चित्तलदुर्ग जिले में स्थित जंटी गर्माश्वर पहाड़ी, और एक और है मास्की गुज्जरा। यहाँ से हमें अशोक स्वयं अपने अभिलेखों में अपने राज्य की दक्षिण सीमा पर स्थित, जो उनके दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य थे, कौन कौन से थे, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र जातियों का उल्लेख करते हैं। और उनका जो 13वां शिलालेख है उससे हमें ये ज्ञात होता है कि दक्षिण में उसने केवल कलिंग की ही विजय की थी, जिसके पश्चात उसने युद्ध कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिया था।
ऐसा हमें विवरण प्राप्त होता है। साम्राज्य विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, ये भी देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया था। प्लूटार्क एक इतिहासकार है जो लिखते हैं कि उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोंद डाला था और उस पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन ऐसा ही जस्टिन के विवरण से भी हमें ये पता चलता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा बिंबिसार, जो हर्यक वंश के शासक हुए हैं बिंबिसार, उनके समय से प्रारंभ हुई थी। चंद्रगुप्त के समय पर वो चरमो उत्कर्ष मतलब पूरे ऊंचाई पर पहुंच गई। उसका विशाल साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत हो गया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, लेकिन यूनानी लेखक इसे पेरोपेनिसस अथवा इंडियन काकेसस कहते हैं। यूनानी लेखक क्या कहते हैं? पेरिपेनिसिस और इंडियन काकेसस। यही चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के साम्राज्यों की सीमा थी, ऐसा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराकर भारत की उस वैज्ञानिक सीमा पर भी अधिकार कर लिया था जिसे प्राप्त करने के लिए मुगल और अंग्रेज शासक व्यर्थ का प्रयास करते रहे, और पाटलिपुत्र जो है इनके साम्राज्य की राजधानी थी। तो स्टूडेंट्स, हमने चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में जाना इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही आगे कुछ अच्छा टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।